प्यारे बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है। रसीला नाम के एक गांव में चार्ली नाम का एक पौना रहता था। उसका इस संसार में कोई भी नहीं था, लेकिन वह सभी को अपना समझता था। कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहता था, जबकि गांव के बूढ़े, जवान और बच्चे उसके छोटे कद का उपहास उड़ाकर उसे चिढ़ाया करते थे। हा टिंगू, अरे पेटू भी है। वैसे तो भगवान ने उसको हृष्ट पुष्ट शरीर एवं सुंदर चेहरा दिया था, परंतु उसका कद 2 फुट 6 इंच था। उसे इस बात का बड़ा दुख था, क्योंकि गांव में वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कद इतना छोटा था और अभी तक उसका कुछ भी नहीं हो पाया था। कितना बदनसीब हूँ मैं, प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे भी लंबा कर दो ताकि सबकी तरह मेरा भी विवाह हो सके और मुझे किसी की दया पर जीवन निर्वाह न करना पड़े। परंतु भगवान ने भी अभी तक उसकी प्रार्थना नहीं सुनी थी। यह उसके छोटे कद का ही परिणाम था कि कोई भी उसे काम नहीं देता, अतः उसे आर्थिक सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार तो उसे एक समय का भी भोजन मिलना मुश्किल हो जाता था, जबकि अपने पेटूपन के कारण पूरे गांव में वह बदनाम था। आज 2 दिन हो गए पाका करते, अब तक तो कोई भी रोटी नहीं देता। एक दिन जब वह रोज रोज के उपवास और भूख से तंग आ गया, अब और सहा नहीं जाता। अच्छा यही होगा कि यह गांव छोड़कर कहीं चला जाऊं। और गांव को छोड़ने का विचार कर एक रात उसने अपनी पोटली बांधी और भूखा प्यासा घर से निकल पड़ा। जब वह गांव से काफी दूर निकल आया तो उसे एक होटल दिखाई दिया, जिसमें गर्मा गर्म रोटियां बन रही थी और लोग बैठे मजे से खा रहे थे। आहा, गरम गरम रोटियां, चलकर पहले भोजन करूं फिर आगे बढ़ूंगा। राम भरोसे होटल। क्यों भाई, भोजन का कितना पैसा लेते हो? होटल वाले ने चौंक कर इधर उधर देखा। अरे, यह आवाज अभी अभी किसने लगाई थी? परंतु जब उसके अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो वह उसने काम में फिर से जुट गया। चार्ली ने सोचा शायद उसने उसकी बात न सुनी हो, अतः वह फिर जोर से बोला। भाई साहब, मैं यहाँ हूँ आपके पैरों के पास। क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि भोजन कितने का मिलेगा? ओए, तुम यहाँ हो? फिर होटल के मालिक ने उसे आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए कहा। भाई, 4 आने में हमारे यहाँ भरपेट भोजन मिलता है। बन गया काम, 4 आने तो है मेरी जेब में। पेट भर भोजन सुनकर चार्ली के मुंह में पानी आ गया और वह झट भोजन होटल के भीतर घुस गया। होटल वाला भी अपने इस छोटे से ग्राहक को देखकर खुश था। वाह, ऐसे ही ग्राहक रोज आए तो वारे न्यारे हो जाए। पेट तो इसका एक रोटी में ही भर जाएगा, लेकिन मिलेंगे 4 आने। लेकिन वह उसके पेटूपन के बारे में नहीं जानता था। जानता होता तो हरगिज भीतर घुसने नहीं देता। चार्ली एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ गया। नौकर ने उसके सामने 2 रोटी और दाल सब्जी परोस दी और वह भोजन करने में व्यस्त हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद नौकर उसे रोटी और सब्जी देता देता थक गया। अल्लाह, हे भगवान, यह 2.5 फुट आदमी है या राक्षस? वहां बैठे अन्य व्यक्ति भी चार्ली को इतना अधिक भोजन करने पर आश्चर्यचकित थे। फिर शीघ्र ही सारा आटा खत्म हो गया। मालिक, सारा आटा सब्जी खत्म हो गई, लेकिन उस 2.5 फुटे दानव का पेट अभी तक नहीं भरा। वो और मांग रहा है। सुनकर होटल का मालिक जैसे आसमान से गिरा। अबे क्या बक रहा है? हमारे पास तो इतना आटा सब्जी थी कि अगर 15-20 ग्राहक और भी आ जाते तो उन्हें भी भरपेट भोजन कराया जा सकता था। कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चल जा, अपना काम कर। मैं ठीक कह रहा हूँ मालिक, वह बौना 20-25 व्यक्तियों का भोजन कर चुका है, लेकिन अभी भी उसका पेट नहीं भरा। मालिक क्रोध में आकर उसे अभी कुछ कहने ही जा रहा था, तभी चार्ली की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अबे कहाँ मर गया, लाता क्यों नहीं? आए। अब तो मालिक को नौकर की बात पर विश्वास करना ही पड़ा, क्योंकि बौने चार्ली को होटल के अंदर बैठे 1 घंटा हो चुका था और उसके अलावा केवल 3-4 व्यक्ति ही और बैठे थे।
हे ईश्वर, कहीं ग्राहक के रूप में सचमुच ही कोई राक्षस अथवा भूत प्रेत तो नहीं? इतना छोटा कदर, इतना भोजन, आश्चर्य है। फिर झटपट चार्ली के पास पहुंचा। हुजूर, हमारा सारा राशन समाप्त हो गया है, इसलिए और रोटी नहीं मिल सकती। लेकिन अभी तो मेरा पेट नहीं भरा। यह सोचकर कि कोई दुष्ट आत्मा उसको परेशान करने के लिए पौने के रूप धारण करके आई है, मालिक भयभीत होकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चारों चार आने भी ले जाइए साहब, लेकिन हमें लज्जित मत करिए। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन आइंदा से फिर किसी से चार आने में भरपेट भोजन करने की बात मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगा हुजूर, मेरे बाप की तौबा। चार्ली चुपचाप उठकर होटल के बाहर आ गया और अपनी राह पर आगे बढ़ने लगा। मालिक उसको ऐसे घूरता रहा जैसे उसे डर हो कि पक कहीं वह फिर लौटकर उसके होटल में ना आ जाए। कमाई गई भाड़ में, आसानी से टल गया, इतना बहुत है ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। पूरी रात चलते रहने के पश्चात चार्ली सुबह होते एक घने जंगल में पहुंचा। बहुत भयानक एवं घना जंगल मासूम मालूम होता है। तेज चलूं, इतने जल्दी तो इसे पार कर लूँगा, उतना ही हक में अच्छा होगा। तभी उसे एक वृक्ष तले बंदरनुमा एक भयानक जानवर बैठा नजर आया। डर के मारे उसकी जान निकलने लगी। अरे बाप रे, कैसा भयानक जानवर है! इससे पहले कि उसकी दृष्टि मुझ पर पड़े, भाग निकलो। फिर वहां से भागने ही वाला था कि वह बंदरनुमा किंतु भयानक जानवर बोल उठा, तेरा भाई, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। अरे यह भयानक जानवर तो इंसानी भाषा भी बोलता है। और चार्ली पलटकर आश्चर्य से जानवर को देखने लगा। डरो नहीं भाई, आओ मेरे करीब आओ, मैं घायल हूँ, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ओ, यह बेचारा घायल है। चार्ली को उस पर दया आ गई और वह डरता डरता उसके निकट पहुंच गया। कहिए महाशय, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? यहाँ से 2 मील दूर एक मैदान है, उस मैदान की घास लाकर और उसे पीस कर उसके घोल का यदि मेरे जख्मों पर लेप लगा दिया तो मैं तुरंत अच्छा हो जाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए इतना कष्ट उठा सकोगे? बंदरनुमा उस जानवर का विनयपूर्ण स्वर सुनकर चार्ली का दिल पिघल गया, साथ ही साथ उसका सारा भय भी जाता रहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी मदद करके मुझे प्रसन्नता होगी। तुम मेरी इस पोटली का ध्यान रखना, मैं अभी घास लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा यह आसान जीवन पर्यंत ना भूलूंगा। चार्ली शीघ्र दौड़ता हुआ उस मैदान में पहुंच गया और फटाफट घास उखाड़ने लगा। अरे यह धुआं कैसा उठ रहा है? जहां से उसने घास उखाड़ी थी वहां से तेज गाढ़ा धुआं निकलकर आकाश को छूने लगा। फिर देखते ही देखते वह धुआं एक विशालकाय दड़ियल व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विशालकाय राक्षसनुमा व्यक्ति को देखकर चार्ली की आंखें आश्चर्य एवं भय से फटी रह गईं। अब आखिर यह क्या माजरा है? तुम कौन हो भाई? हा, सुनो, जिस बंदर के लिए तुम यह घास ले जा रहे थे वह मेरा शीत शत्रु कीर्ति स्वामी है। उसे मैंने घायल किया है, उसने ही मुझे घास में परिवर्तित किया हुआ था, परंतु तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, इसलिए अब मैं तुम्हें घास ले जाने की आज्ञा दे रहा हूँ। परंतु कीर्ति स्वामी तक तुम मेरा यह संदेश अवश्य पहुँचा देना कि एक बार फिर शत्रु काल से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। चलो चले जाओ। हो। और वह विशालकाय इंसान अट्टहास लगाता लगाता चार्ली की नज़रों से धुआं बनकर ओझल हो गया। ओह, जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। चलकर क्या सारा किस्सा सुनाऊं उस बंदर को? पता नहीं यह सब क्या चक्कर है। सिर पर घास रखकर चार्ली दौड़ा और बंदरनुमा उस विचित्र जानवर के पास पहुंचकर उसने उसे सारी बात कह सुनाई। ओह, मेरी जरा सी भूल के कारण मुक्ति मिल गई। खैर कोई बात नहीं, तुम जरा जल्दी से इस घास को पीस कर इसका लेप मेरे जख्मों पर लगा दो। अभी लो।
फिर शीघ्र ही चार्ली ने घास पीसकर उसके गोल का लेप बंदर के जख्मों पर कर दिया। लेप के करते ही बंदर तुरंत स्वस्थ हो गया। तब उसने अपने गले में पड़ा तावीज़ उतारकर चार्ली को दिया और कहा, तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए यह तावीज़ लो और अपने गले में बांध लो। यह तुम्हारे हर संकट में सहायता करेगा। उस तावीज़ को ले चार्ली आश्चर्य से उसे उलट पलट कर देखने लगा, क्योंकि वह उस साधारण तावीज़ों जैसा ही लग रहा था। लेकिन फिर जैसे ही उसने उस स्थान की ओर देखा जहाँ बंदरनुमा भयानक जानवर बैठा था, तो आश्चर्य से उछल पड़ा, क्योंकि अब वह वहाँ नहीं था। अरे वह कहाँ चला गया? कहीं वह विचित्र बंदर के रूप में कोई मायावी तो नहीं था? जरूर ऐसा ही होगा। परंतु न जाने क्यों तावीज़ के हाथ में आने के पश्चात उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर असीम शक्ति एवं बुद्धि का संचार हो रहा है। कुछ सोचकर उसने तावीज़ को अपने गले में डाला और आगे बढ़ चला। लगातार चलते रहने के पश्चात दूसरे दिन वह एक दूसरे देश में पहुंच गया। दूसरे देश में पहुंच तो गया, लेकिन यहाँ गुजर बजर कैसे करूँगा? खाने पीने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे बोने को कौन कौन देगा? चिंतित और परेशान सा चार्ली जब आगे बढ़ा जा रहा था, तो एक मार्ग पर उसे कई ज्योतिषी बैठे दिखाई दिए। वो लोगों को उनके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बता रहे थे और लोग प्रसन्न और मुंह मांगी रकम दे रहे थे। चार्ली को वह धंधा बहुत पसंद आया। वाह क्या बात है! न तो इस धंधे में मेहनत करनी पड़ती है और न ही इसमें कोई पूंजी लगानी पड़ती है। कदर उम्र का कोई झंझट नहीं, यानी हल्दी लगाना पिटकिरी, रंग चोखा चोखा, क्यों न मैं भी यह धंधा कर लूँ। और फिर उसने उचित स्थान तलाश कर वहाँ ज्योतिषी का भेष धारण कर बैठ गया। उस स्थान के सामने ही एक स्नानागार था, जहाँ राजकीय स्त्रियाँ स्नान करने आया करती थीं। उस स्थान तो उचित तलाश किया है, लेकिन कोई मुर्गा फंसे तब ना। वह सारा दिन वहाँ बैठा रहा, लेकिन शाम ढलने के बाद भी उससे अपना भूत अथवा भविष्य का हाल पूछने कोई नहीं आया। शहर वहाँ से दूर था, तो उसे भूखे पेट ही वहाँ सोना पड़ा। लेकिन जब गहरी निद्रा में सोया हुआ था, उसे सपने में जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने संबोधित कर कहा, सुनो चार्ली, यहाँ के महाराज बहुत दुखी हैं। उनके दुख का कारण उनकी एकमात्र पुत्री है, तो 18 वर्ष की होने के बावजूद भी 2 फुट से ज़्यादा लंबी नहीं हुई, और यह राजा रानी और उनके वफादार लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। प्रजा एवं साधारण राज कर्मचारियों को भी इस भेद का पता नहीं है, क्योंकि राजकुमारी का पालन पोषण छोटी उम्र से ही एक गुप्त महल में किया जाता रहा है। सब यही जानते हैं कि महाराज के पास एकमात्र कन्या और अब तक वह 18 वर्ष की हो चुकी है। अतः सुबह जब महारानी स्नान करने के लिए आए, तब तुम इस भेद से लाभ उठाना। और अगले ही दिन भोर होते जब चार्ली की आंख खुली, तो वह सपने का ध्यान कर तुरंत राजकीय स्नानागार के सामने जाकर बैठ गया। बड़ा विचित्र सपना था। यदि सच्चा हुआ तो मालामाल हो जाऊंगा, वरना जान से जाऊंगा। खैर, अब जोखिम उठाना तो पड़ेगा ही। थोड़ी ही देर बाद उसे दूर में महारानी अपने सुंदर रथ पर सवार होकर स्नानागार की ओर आती दिखाई दी। उनके साथ स्त्री सैनिक भी थे। महारानी आ रही है, हे ईश्वर, सपने को सच करना, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। शीघ्र ही जब महारानी का रथ वहां आकर रुका, तुम यहाँ स्त्री स्नानागार के सामने क्यों बैठे हो? क्या जानते नहीं यह स्थान पुरुषों के वेश के लिए वर्जित है और आज्ञा न मानने वालों के साथ तुरंत काट दिए जाते हैं? जानता हूँ महारानी, और इस गुस्ताखी के लिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन बुरा न माने, मैं दरअसल आपके भूत भविष्य का हाल बताने के लिए यहाँ आपका इंतजार कर रहा था। हम साधुओं और ज्योतिषों में कोई विश्वास नहीं रखते, तो मूर्ख वामन, क्योंकि आज तक जो साधुओं और ज्योतिषों ने हमें बताया वो सच साबित नहीं हुआ। मुझे तुम्हारे बोलने पर पतरस आता है। जाओ, यदि अपनी कहानियाँ चाहते हो तो तुरंत मेरी नजरों के सामने से वह स्थान से दूर हो जाओ। जरूर चला जाऊंगा महारानी, लेकिन अपनी ज्योतिषी विद्या का आपको विश्वास दिलाने के बाद ही। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमसे जुबान दराजी करो? सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। क्रोधित ना होइए महारानी जी, यदि आपके सैनिकों ने मुझे गिरफ्तार किया तो कल सारा देश 2 फुट की राजकुमारी के बारे में जान जाएगा। चार्ली की अर्थपूर्ण बात सुनकर महारानी को जैसे लकवा सा मार गया। वे कुछ क्षणों तक फटी फटी आंखों से ज्योतिषी बने चार्ली की ओर देखती रहीं।
फिर बड़ी बड़ी सी आवाज़ों में अपने स्त्री सैनिकों से बोली, आज हम स्नान नहीं करेंगे, चलो वापस चलो। और फिर महारानी बिना स्नानागार में आए जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट गई। मुझे से वापस लौट गए, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा सपना सच था। अब हमारा चार्ली अब जल्दी तेरे पबारा होंगे, जरूर राजा के सैनिक तुझे पकड़ने यहाँ आते होंगे। फिर चार्ली स्नानागार के सामने खड़े उस वृक्ष के बीच में जाकर बैठ गया जहाँ वह कल सुबह से बैठा तो सोया था। उधर महारानी ने राजमहल पहुंचकर राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। तो राजा ने व्याकुल को तुरंत सेनापति को बुलाया, सेनापति जाओ और उसे दुष्ट ज्योतिषी को पकड़कर हमारे सामने पेश करो, जो जनाने शाही स्नानागार के सामने बैठा उल जलूल भविष्यवाणियां कर रहा है। कुछ देर बाद शाही स्नानागार के सामने, सैनिकों पकड़ लो इस दुष्ट ज्योतिषी को। पकड़ने की कोई जरूरत नहीं सेनापति जी, हम स्वेच्छा से आपके साथ राजा के पास चलने के लिए तैयार हैं। फिर हम तो स्वयं आपके यहाँ आने का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। फिर वह चार्ली को अपने साथ ले राजमहल की ओर चल पड़े। जब चार्ली को राजा के सामने पेश किया गया तब उसका राजा के सामने पेश किया गया अगला भाग।